घर में चारों तरफ शोर मचा हुआ था। हर कोई अपनी तैयारी में लगा हुआ था। आज आनंद की बहन नंदिनी की विदाई थी। सब कजिन्स जमा थे। आनंद, सुनील, मधु और साक्षी की गहरी दोस्ती थी। इस शादी को सबने खूब एंजॉय किया और अब विदाई की घड़ी आ पहुंची थी। आनंद अपनी बहन को बहुत चाहता था। उसका दिल बोझिल हो रहा था कि इसकी गुड़िया उससे दूर हो रही है। नंदिनी तो विदा होकर अपने घर चली गई, मगर अपने घर में सन्नाटा कर गई। काफी दिन गुजर चुके थे, मगर आनंद अभी तक अपनी रूटीन में वापस नहीं आया था। इस वक्त भी वो बिस्तर पर पड़ा करवटें ले रहा था। उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर साक्षी का नाम नजर आया। हाँ साक्षी। क्यों जनाब, थकन नहीं उतरी अभी तक? आनंद, काहिली की भी कोई हद होती है। शादी खत्म हुए दिनों गुजर गए और तुम्हारा आराम अभी तक खत्म नहीं हो रहा। अरे यार, वो तो मैं बस बस सब पता है। साक्षी नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और आनंद की पूरी बात भी नहीं सुन रही थी। सुनील की तरफ चक्कर लगाओ, हम सब वहीं आते हैं, और राब्ता मुनक़ता कर दिया। आनंद ने मुस्कुराकर एक लंबी सांस ली और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। कहाँ थे इतने दिनों से? सुनील ने आनंद की पीठ पर हाथ मारकर कहा। बस यार, मैं अपनी गुड़िया के जाने से बहुत डाउन हो गया हूँ, आनंद ने जज्बाती होकर कहा। नहीं आनंद, ऐसा नहीं कहते, ये तो नियम है, हर लड़की को जाना होता है। खैर, ये बता कि क्या खाएगा? सुनील ने पूछा। क्यों भाई, हम क्या सौतेले हैं जो सिर्फ ये खाएगा? हम भी खाएंगे, साक्षी और मधु ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अच्छा, तो तुम हो। अरे कुछ दिन पहले तो तुम काफ़ी स्मार्ट थी, अब इतनी मोटी, कम खाया करो, आनंद ने सुनील को आंख मारते हुए कहा। वेरी फनी, लगता है चश्मे की ज़रूरत है तुम्हें, साक्षी ने तुरंत जवाब दिया। अरे अरे बालिकों, शांति से काम लो, लड़ाई करना घोर पाप है, मधु ने दायां हाथ उठाकर कहा। लो, पंडित जी भी बोले, और सब बेसाख्ता हंस पड़े। आनंद अब फ्रेश लग रहा था। यार, कहीं का प्रोग्राम बनाएं, सुनील ने आइडिया दिया। वाई नॉट, मधु जल्दी से बोली। पर कहाँ? आनंद ने सैंडविच मुंह में रखते हुए पूछा। यार, डैड का जो फार्म हाउस है ना, वहाँ चलते हैं, बीच भी करीब है, और अगर मज़ा ना आया तो वहाँ से कहीं और निकल जाएंगे। क्यों? सुनील बोला। ओके डन। और दूसरे दिन का प्रोग्राम बन गया। चारों जब फार्म हाउस पहुंचे तो थकन से चूर हो रहे थे। सुनील ने पहले ही मुलाजमों को इन्फॉर्म कर दिया था। सब सीधे अपने अपने कमरों में जाकर बिस्तर पर ढेर हो गए। इनमें सबसे पहले साक्षी की आंख खुली। दिन के 2 बज रहे थे। इसने मधु को कॉल की और नहाने चली गई। आहिस्ता आहिस्ता सब उठकर डाइनिंग रूम में जमा हो गए। वहां उन लोगों ने गरम गरम आलू के पराठों से पेट पूजा की और आपस में मजाक करने लगे। फिर वो लोग बीच की तरफ निकल गए। 2-4 रोज तक तो उन्होंने एंजॉय किया, मगर फिर एक ही रूटीन से बोर होने लगे। यार, कहीं और चलते हैं, कुछ एडवेंचर हो जाएगा, आनंद ने सुनील से कहा। ओके बॉस, सुनील ने सीने पर हाथ रखकर कहा, और फिर उन्होंने जीप मंगवाई और ज़रूरत की चीज़ें रखने लगे। जीप चले जा रही थी, मगर वो कहीं नहीं रुके, क्योंकि कोई रुकने के लायक जगह ही नज़र नहीं आ रही थी। अब तो ड्राइव करते करते वो थकने लगे थे। सुनील ने कहा, वो देखो, सामने उन्हें एक होटल सा नज़र आया। वहाँ चारपाइयाँ बिछी हुई थी। चलो, जगह ना सही, खाना ही सही, साक्षी बोली, और उन्होंने जीप वहीं साइड पर रोक दी। फिर वो चारों वहाँ चारपाई पर बैठ गए। एक लड़का वहाँ ऑर्डर लेने आ गया। हाँ भाई छोटे, दाल मक्खन, लस्सी और गरम गरम रोटियां ले आ जरा जल्दी, आनंद ने ऑर्डर दिया और चारपाई पर पैर फैलाकर लेट गया। थोड़ी देर में लड़का गरम गरम खाना और ठंडी लस्सी ले आया। खाने की खुशबू से उन सब की भूख चमक गई। साक्षी ने जल्दी से निवाला मुंह में रखा और बोली, खाना बहुत स्वादिष्ट है, ऊपर से यहाँ का माहौल भी बहुत शांत है। इन लोगों ने खूब सैर होकर खाना खाया और बिल अदा करने लगे। होटल का मालिक सिख था। हाँ जी, कैसा लगा खाना? उसने हंसते हुए पूछा। सरदार जी, खाने का तो जवाब नहीं, शहरी लगते हो, कैसे आ गए? बस सरदार जी, घूमने निकले हैं, मगर यहाँ कुछ है ही नहीं, शायद आगे कोई जगह मिल जाए। बाऊजी, आगे तो बस वीराना है, कोई घूमने की जगह नहीं है, और वैसे भी आगे जाकर तो एक। पापा जी, इधर आना, बच्चे ने उसे आवाज़ दी। जी मैं आया, ये कहकर वो चला गया। चल भाई सुनील, वरना और देर हो जाएगी, आनंद ने कहा, और वो सब जीप में सवार हो गए। आगे वीराना ही वीराना था, मगर वो चले जा रहे थे। यार, मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ मिलेगा, सरदार जी ठीक कह रहे थे। अचानक साक्षी ने सबकी तवज्जो दूर सामने दिलवाई। वहां कोई बहुत बड़ी चीज दिखाई दे रही थी। अब लगता है मजा आएगा, यहाँ जरूर कुछ होगा। सुनील ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी।
जैसे जैसे वो करीब होते गए उन्हें मालूम हुआ कि वो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नुमा पत्थर था। वो लोग जीप से उतरकर उसकी तरफ आ गए। वहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान नजर आ रही थी जिस पर जाने कैसी नहुसत छाई हुई थी। मेरी मानो तो यहाँ वक्त ज़ाया ना करो, निहायत फजूल सी जगह है, यहाँ देखने जैसा कुछ भी तो नहीं है, मधु ने मुंह बनाकर कहा। खामोश मधु, साक्षी ने कहा, और फिर वो लोग चट्टान पर चढ़ गए। चट्टान की एक तरफ एक गहरा गढ़ा नुमा सा हिस्सा था जिसमें काई जमी हुई थी। वो सब नीचे का जायजा लेते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। आनंद, मेरी एक बात मानोगे? मधु ने कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आनंद, प्लीज वापस चलते हैं। मधु ने आनंद का बाजू पकड़कर कहा। उसके अंदाज में एक अनजाना सा खौफ नुमाया था। कम ऑन मधु, डोंट बी सिली, एंजॉय करो। हमने कौन सी जिंदगी गुजारनी है यहाँ? वैसे भी यहाँ ऐसा क्या है जिससे तुम खौफजदा हो? यार, ये जगह तो मुझे अजीब लग रही है, सुनील ने कहा। आनंद, इस तरफ चलते हैं जहाँ पानी जमा है, साक्षी ने काई जमे पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो सब आगे बढ़ने लगे। चलते चलते सुनील को, जो कि सबसे आखिर में था, एकदम जोरदार ठोकर लगी और वो लड़खड़ाकर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसका होंठ फट गया और खून की एक पतली सी लकीर तेजी से बहकर जमीन पर टपक गई। सुनील ने उठकर आस्तीन से होंठ को दबाया, मगर उसने ये नहीं देखा कि जमीन पर टपकने वाली खून की बूंदें गायब हो चुकी थी। सुनील ने अपने दोस्तों को बताना चाहा, मगर वो इन लोगों से पीछे रह गया था और वो सब उसे नजर नहीं आ रहे थे। किस तरफ गए होंगे ये लोग? अंदाजे से बाएं जानिब बनी ढलान पर संभल कर उतरने लगा। काफी नीचे जाकर उसे एक बड़ा सा पत्थर नजर आया जो कि स्याह रंग का था। गौर करने से सुनील को मालूम हुआ कि वो जलकर स्याह हुआ था। यहाँ जबरदस्त आग लगी होगी, पूरा पत्थर स्याह हो गया। मगर इस वीराने में आग कैसे लग सकती है? और इस पत्थर के अतराफ में भी जले हुए स्याह पत्थर का ढेर लगा हुआ है, और इन जले हुए तमाम पत्थरों के गिर्द चूने से एक सफेद सी लकीर खींची हुई थी। वो करीब आया तो इसके जॉगर्स से वो लकीर तो ना मिटी, मगर इसका पैर इस लकीर के पास चला गया। आनंद ने कोई 5वीं बार सुनील को आवाज दी, मगर उसे कोई जवाब ना मिला। सुनील को ध्यान ही नहीं था कि वो सफेद लकीर क्या है। वो तो उसके अंदर चला गया था और उसका हाथ अभी तक अपने होंठ को दबाए हुए था। उसने हाथ हटाया तो खून फिर निकल आया। लगता है गहरी चोट लगी है, इसने खुद से कहा, और खून की चंद नन्ही नन्ही बूंदें जमीन पर गिरते ही गायब हो गईं। अचानक एक बहुत ही छोटा सा तराशा हुआ पत्थर लुढ़क कर सुनील के कदमों में आ गिरा। सुनील ने चौंक कर अपने कदमों की तरफ देखा तो वो एक पत्थर का टुकड़ा था जिसमें काला डोरा डाला हुआ था। सुनील ने झुककर उसे उठाया और करीब से देखा तो उस पर एक भयानक शक्ल बनी हुई थी, किसी जानवर से मिलती जुलती, जिसके सींग भी थे जो मुड़कर पूरे पत्थर पर फैले हुए थे। सुनील को अपनी कमर पर जोर से सांस लेने की आवाज आई। उसे एकदम झुरझुरी सी आ गई। वो बेख्तियार पलटा, मगर वहां कोई न था। सुनील ने खामोशी से उस पत्थर के लॉकेट को जेब में रख लिया। वो आगे बढ़ा तो उसे आनंद नजर आया। चीख चीख कर मेरा गला बैठ गया, मगर तुमने जवाब देने की जहमत नहीं की, सुनील आनंद से बोला। मेरी जान, यूं अकेले ना फिरा करो, कहीं कोई चुड़ैल तुम पर आशिक न हो जाए, आनंद ने सुनील को छेड़ते हुए कहा। मगर उसकी हंसी रुक गई जब उसने सुनील का होंठ फटा हुआ देखा। ओ भगवान, ये क्या हुआ? जल्दी चल, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है, आनंद ने सुनील से कहा। और फिर आनंद ने साक्षी और मधु को आवाज देकर बुला लिया और वो चारों जीप में आ गए। साक्षी ने सुनील के दवा लगा दी। तू पीछे बैठ, मैं ड्राइव करता हूँ, आनंद ने सुनील से कहा, और सुनील पीछे साक्षी के बराबर में बैठ गया। क्यों सुनील, क्या अपना दिल वहीं छोड़ आए हो, वीराने में? मधु ने हंसते हुए पूछा, मगर सुनील ने कोई जवाब न दिया। वो चारों जब फार्म हाउस पहुंचे तो रात हो गई थी। सबका भूख से बुरा हाल था। वो सब सीधे डाइनिंग टेबल पर आ गए और बिना रुके खाना शुरू हो गए, मगर सुनील का ध्यान कहीं और था। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। सुनील ने कमरे का दरवाजा बंद किया और लॉकेट नुमा पत्थर को निकाल कर गौर से देखने लगा। देखते ही देखते इसने दोबारा लॉकेट नुमा पत्थर को गले में डाल लिया। लॉकेट को गले में डालना था कि सुनील को लगा कि उसके सीने पर बोझ हो रहा है और इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अगले रोज उन्होंने वापसी का प्रोग्राम बनाया तो फार्म हाउस से घर के लिए निकल पड़े। रात 12 बज रहे थे। सुनील अपने कमरे में था। अचानक उसे लगा कि उसके सीने में अंगारे से दहक रहे हों। उसका दम घुटने लगा। वो अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर पा रहा था। एक नामालूम चुभन थी उसके सीने में। वो कमरे की गैलरी में आकर गहरे गहरे सांस लेने लगा, मगर बोझ की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो चकराकर फर्श पर ढेर हो गया। सुबह जब इसकी माता पिता आए तो इसको अस्पताल ले गए। वहां जाकर डॉक्टर्स ने बताया कि सुनील में खून की कमी है।
मगर सुनील की माँ को यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने सुनील के पिता से कहा, अभी पिछले वीक ही तो पूरी फैमिली के रूटीन टेस्ट हुए हैं, सब नॉर्मल थे, ये सुनील को क्या हो गया अचानक। आनंद ने नहाते हुए शावर बंद किया। उसे लगा कि उसका मोबाइल बज रहा था, और वाकई इसका मोबाइल बज रहा था। वो बाहर आया। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने घड़ी की जानिब निगाह की तो 12 बज रहे थे। जब वहां पहुंचा तो फ़ोन बंद हो गया था। उसने स्क्रीन देखी तो सुनील की 8 मिस कॉल्स थी। आनंद ने जल्दी से सुनील का नंबर मिलाया। सॉरी यार, मैं बाथरूम में था। हाँ बोल, क्या बात है? आनंद ने तौलिए से सर रगड़ते हुए कहा। बस तू अभी मेरे पास आ जा, सुनील ने कहा। सुनील, आर यू ओके माय फ्रेंड? आनंद परेशान होकर बोला। बस तू आ जा, और हाँ, घर नहीं, मैं कॉलेज के पास हूँ, ज़रा जल्दी से आ। सुनील ये कहकर खामोश हो गया। मैं बस अभी आया, ये कहकर आनंद ने कपड़े पहने और गाड़ी लेकर निकल गया। आनंद जब कॉलेज के पास पहुंचा तो सुनील को वहां मौजूद पाया। फिर सुनील चलता हुआ इसके बराबर वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। चल, उसने कहा। कहाँ चलना है, कुछ बोल तो सही। आनंद झिंझला गया। तू गाड़ी बढ़ा, मैं बताता हूँ। और आनंद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी जब सुनील ने रुकवाई तो एक ऊंचाई के पास थी। यहाँ क्या काम है तुझे? सुनील, आखिर हुआ क्या है? आनंद ने नजरें सामने जमाए हुए पूछा। तेरी मौत का समय हुआ है। सुनील ने सपाट लहजे में कहा और आनंद को घूरने लगा। मजाक छोड़। आनंद ने जो सुनील की तरफ देखा तो उसकी हंसी को अचानक ब्रेक लग गए और मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि सुनील के शानों पर जो सर था वो तो कोई और ही चेहरा था, बेहद खौफनाक, किसी जानवर नुमा चीज का। सुनील ने अपना हाथ बढ़ाकर आनंद का गला दबाना शुरू कर दिया। छोड़, छोड़ो मुझे। आनंद की आवाज़ घुटती जा रही थी और फिर वो भी बंद हो गई और गर्दन एक जानिब ढलक गई। सुनील का काम ख़त्म हो गया। वो गाड़ी से बाहर आ गया और गाड़ी की जानिब निगाह की तो वो खुद ब खुद चलने लगी और रफ्तार पकड़कर ऊंचाई से नीचे जा गिरी और फिर धमाके से गाड़ी में आग लग गई। सुनील वहां से पलट गया। मोबाइल की बेल से सुनील की आंख खुली। इसका सर मनो भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से इसने फ़ोन रिसीव किया। सुनील, वो आनंद, ये कहकर साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ आनंद को? सुनील को एकदम करंट सा लगा और साक्षी की कॉल कट हो गई। सुनील एकदम बिस्तर से कूदा और गाड़ी लेकर आनंद के घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में इसने आनंद का फ़ोन ट्राई किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो आनंद के घर पहुंचा तो वहाँ सब सफ़ेद कपड़ों में थे। वो आनंद के पिता के पास पहुंचा तो मालूम हुआ कि आनंद की कार को हादसा पेश आ गया और इसकी मृत्यु हो गई है। सुनील का सर साएं साएं करने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कल दोपहर में तो हमारी मुलाकात हुई थी। वो फूट फूट कर रो रहा था और आनंद को याद कर रहा था। 2 हफ्ते गुजर गए मगर आनंद अपने कजन्स के दिल से ना निकल पाया। इसके तीनों कजन्स उसके लिए दिन रात रोते थे। एक दिन मधु डाइनिंग टेबल पर किसी गहरी सोच में गुम बैठी थी। खाना लग चुका था मगर वो कहीं और थी। आखिर मधु की माँ ने खुद इसकी प्लेट में चावल निकाल कर कहा, लो बेटा खाओ, तुम्हारी पसंद की डिश बनी है। और मधु ने खामोशी से प्लेट लेकर आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेटकर आनंद के बारे में सोचने लगी। रोते रोते जाने कब उसकी आंख लग गई। मोबाइल की बेल मधु के दिमाग पर लग रही थी। उसने झिंझलाकर आंखें खोली और फिर बंद कर ली। मोबाइल था कि बजे जा रहा था। मधु ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो सुनील का नाम जगमगा रहा था। हाँ बोलो सुनील, मधु ने बोझल आवाज में कहा। मधु यार, एक इमरजेंसी हो गई है, तू जल्दी से आ। क्या हुआ सुनील? मधु की नींद एकदम गायब हो गई। बस तू बाहर आ, मैं यहीं हूँ, बस 2 मिनट की बात है। ये कहकर सुनील ने फ़ोन काट दिया। मधु बिस्तर से निकलकर बाहर आई और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगी। इसने सोचा 2 मिनट की बात है, पर किसी को क्या बताना, सबकी नींद खराब होगी, और मेन गेट खोलकर बाहर आ गई। घर से थोड़ी दूर फासले पर सुनील कार लेकर मौजूद था। मधु जब करीब आई तो सुनील बोला, अंदर बैठो। मधु दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उसका बैठना था कि कार एक झटके से आगे बढ़ गई। सुनील, कहाँ जा रहे हो? मगर सुनील ने कोई जवाब ना दिया। सुनील, गाड़ी रोको। मगर सुनील ने गाड़ी नहीं रोकी। आई सेड स्टॉप द कार, मधु ने गुस्से से फिर कहा, मगर सुनील ने नज़रें सामने करते हुए कार की स्पीड और बढ़ा दी और जब रास्ता वीरान होने लगा तो उसने एकदम ब्रेक लगा दिए। मधु उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसका सर जोर से सामने टकराया और वो चकरा कर रह गई। इसका पारा आसमान पर पहुंच गया। उसने बाहर निकलकर जोर से दरवाज़ा बंद किया। सुनील भी बाहर निकल आया। सुनील, ये क्या बदतमीजी है? मजाक की भी कोई लिमिट होती है।
इस तरह मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब है? और वक्त देखा है तुमने? मधु ने गुस्से से कहा। बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि इसी समय तुम्हारी मृत्यु होनी है। सुनील ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा। बंद करो अपना ये घटिया मजाक और घर चलो, वहां किसी को मेरे आने का नहीं पता। ये कहकर मधु पलट कर गाड़ी की तरफ आने लगी, मगर उसे एक झटका लगा और वो कदम आगे न बढ़ा सकी। सुनील ने पीछे से उसकी शर्ट खींच ली थी। मधु गुस्से से झिंझिना गई। इसका दिल पलटकर सुनील के मुंह पर थप्पड़ लगाने का चाहा, मगर जैसे ही वो पलटी, लोहे की रॉड जो कि सुनील के हाथ में थी जोर से उसके चेहरे पर पड़ी। मधु का जबड़ा टूट गया और वो जमीन पर जा पड़ी। फिर एक लम्हे को उसकी आंख खुली तो सुनील के चेहरे की जगह इंतहाई खौफनाक जानवरनुमा चेहरा नजर आया। फिर इस दरिंदे ने हाथ फिजा में बुलंद किया और पूरी ताकत से मधु के सर पर वार किया। मधु की खोपड़ी चिकनाचूर हो गई और भेजा बाहर निकल आया। अगले दिन सुनील की माँ के पास मधु की माँ का फ़ोन आया कि मधु वहाँ तो नहीं है। सुनील की माँ ने बता दिया कि मधु तो यहाँ नहीं है और सुनील सो रहा है। जब वो उठेगा तो मैं पूछ लूँगी। थोड़ी देर बाद नाश्ता करते हुए सुनील ने अपनी माँ से पूछा, मॉम क्या चल रहा है? कुछ नहीं बेटा, मधु की तुमसे कब मुलाकात हुई थी? कल शाम में हुई थी। क्यों, क्या हुआ? सुनील ने चौंक कर सवाल किया। बेटा, उसकी माँ का फ़ोन आया था, वो घर पर नहीं है। उन्होंने साक्षी से भी मालूम कर लिया, वो वहाँ भी नहीं थी। मॉम, आपने मुझे उठा दिया होता, सुनील ने उठते हुए कहा। बेटा, बस अभी थोड़ी ही देर हुई है और नाश्ता तो कर लो, कहाँ जा रहे हो? वो जल्दी से बोली। नहीं मॉम, अभी नहीं। ये कहकर सुनील जल्दी से घर से निकल गया। मधु के घर पर साक्षी भी मौजूद थी। सुनील ने मधु की माता पिता से पूछा। सुबह जब वो नाश्ते पर नहीं आई तो हम उसके कमरे में गए, मगर वो कमरे में नहीं थी। सब जगह मालूम कर लिया, मगर इसका कोई पता न चला। आंटी, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मधु के मोबाइल का रिकॉर्ड चेक किया, मगर मोबाइल की मेमोरी बिल्कुल खाली थी। न किसी का कॉल का रिकॉर्ड था, न मैसेज का। 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन से कॉल करके उन लोगों को बुलाया गया। मधु के माता पिता के साथ सुनील भी चला गया। वहां से उन लोगों को इंस्पेक्टर अपने साथ एक जगह लेकर आया। वहां भी काफ़ी पुलिस मौजूद थी। देखिए मिस्टर, आप हिम्मत से काम लें। दरअसल पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है और आपको कंफर्म करने के लिए बुलाया है। आया ये मधु है या नहीं? इन तीनों के कदम ज़मीन में गड़ गए। मुश्किल से वो लाश के करीब गए। लाश की हालत इंतहाई ख़राब हो रही थी। इसमें से सरांड उठ रही थी और गोश्त को मुर्दाखोरों ने नोच लिया था। लड़की औंधे मुँह पड़ी थी। जब लाश को सीधा किया गया तो इसको देखकर मधु की माँ ज़मीन पर बैठती चली गई और इसके पिता ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। चेहरे पर गोश्त मौजूद था, मगर सर का कचूमर निकला हुआ था और जबड़ा भी टूटकर टेढ़ा हो गया था। इसकी आंखों में खौफ, हैरत, इल्तिजा थी। मधु की माँ धाड़े मार मार कर रो रही थी। इंस्पेक्टर ने उन्हें वहां से घर जाने का कहा और लाश को कार्रवाई के लिए भेज दिया। मधु को गुजरे महीने से ऊपर होने वाला था। साक्षी लॉन में डाले झूले पर बैठी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी और आंसू इसके रुखसारों पर बह रहे थे। सुनैना से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। साक्षी दीदी, कहाँ हैं आप? मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ और आपको ढूंढ रही हूँ, और आप यहाँ हैं। ये लीजिए, गरम गरम फ्रेंच फ्राइज। तुमने बनाए हैं? साक्षी ने कहा। जी आलमपना, कनीज खुद अपने शुभ हाथों से बना के लाई है। सुनैना ने शोखी से कहा। तो फिर भगवान मेरी और मेरे पेट की रक्षा करे, साक्षी ने चिप्स मुंह में डालते हुए कहा और दोनों ने खिलखिलाकर हंसने लगी। आनंद की तरह मधु की मौत का कारण भी किसी को ना पता चल सका। उसकी रसूमात जारी थीं और ख़ानदान भर के लोग सोग में आ रहे थे। इनमें एक बहुत अहम शख्सियत तुलसीदास की थी। वो सुनील के दादा के ज़माने के थे, बहुत ज्ञानी और पहुँचे हुए थे। गांव के बड़े मंदिर में रहा करते थे। जब वो आए थे सुनील का इनसे सामना नहीं हुआ था। एक रात रुककर उन्होंने सुनील के माता पिता से कहा, अभी मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ तो वापसी पर ज़रूर रुकूंगा, और चले गए। साक्षी को नींद आने लगी तो वो सुनैना के पास उठकर अपने कमरे में आ गई। रात के 12 बज चुके थे। सुनैना भी सोने की तैयारी कर रही थी कि मोबाइल की बेल बजी। स्क्रीन पर सुनील का नाम नज़र आ रहा था। हेलो साक्षी। नहीं, मैं सुनैना, उसने कहा। अच्छा चलो साक्षी नहीं तो तुम ही सही, सुनील ने अजीब तरह से कहा। जी, क्या मतलब है आपका? सुनैना ने चौंक कर कहा। अरे भाई, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, गेट खुलवाने के लिए कॉल की थी। अब साक्षी नहीं तो तुम ही खोल दो गेट। अच्छा, तो यूँ कहे ना, मैं आती हूँ। सुनैना हंसते हुए गेट खोलने चली गई। जैसे ही उसने गेट खोला, एक ज़बरदस्त किस्म का घूंसा उसके मुंह पर पड़ा
और वो पीछे जा पड़ी। सुनील ने उसे बालों से पकड़कर उठाया और उसका मुंह दबाकर बंद कर दिया और उसे खींचता हुआ उसके कमरे में ले जाकर अंदर से जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनील ने उसके मुंह में सामने टेबल पर पड़े पेपर्स ठूंस दिए और धक्का देकर उसे बिस्तर पर फेंक दिया और उसको पलटकर उसकी कमर पर चढ़कर बैठ गया। सुनैना का दम निकल रहा था। फिर उस दरिंदे ने उसके हाथ कमर पर दुपट्टे से बांध दिए और सुनैना के चेहरे के करीब आ गया। सुनैना के दिल की धड़कन बंद होने के करीब थी, क्योंकि ये सुनील नहीं, कोई दरिंदा था, बहुत भयानक। उसने सुनैना के बालों को झटका देकर इसकी गर्दन ऊपर की और फिर दांतों से उसका गला उधेड़ने लगा। सुनैना का खून फव्वारे की मानिंद उसके गले से निकलकर बेड को भिगो रहा था। फिर चंद लम्हों में वो ठंडी हो गई। साक्षी के माता पिता सुबह घर आए तो साक्षी ने गेट खोला। कैसी हो बेटा, सब ठीक है? उन्होंने साक्षी को प्यार किया। और सुनैना कहाँ है? सुनैना अपने रूम में है मॉम, मैं बुलाती हूँ। फिर साक्षी की चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। इसके माता पिता दौड़ कर गए तो उनके औसान भी खत्म हो गए। सामने बेड पर खून ही खून था जो जम गया था और गोश्त के चीथड़े बिखरे हुए थे। तुलसीदास जब से सुनील के घर गए थे, एक अजीब सी नामालूम सी बेचैनी उन्हें हो रही थी। इनका मन बहुत भारी हो रहा था। फिर उन्होंने अपने स्थान पर बैठकर अपने ज्ञान की आंख खोली और फिर उन्होंने लरस कर आंखें खोल दी। सुनील, मेरे बच्चे, वो इतना कह पाए और समय बर्बाद किए बगैर तुरंत सुनील के घर पहुंच गए। उन्होंने सुनील के माता पिता को साथ लिया और कमरा बंद कर लिया। बात क्या है बड़े बाबूजी? सुनील के पिता ने सवाल किया। पुत्र जी, जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये जो सारी मृत्यु हुई है, ये कोई कत्ल या हादसा नहीं है। ये शैतानी खेल है जो शुरू हो गया है ना रुकने के लिए। मैं समझा नहीं बड़े बाबूजी, सुनील के पिता बोले। दरअसल एक शैतानी बला है जो सुनील के साथ लगकर यहाँ आ गई है। जलाने वाले ने अपनी कोशिश की थी, मगर वो चीज़ पूरी तरह नष्ट न हुई और खून मिलने से अपनी हद से बाहर आकर आज़ाद हो गई। वो रुककर फिर बोले, इसके खून की प्यास कभी न बुझने वाली है। हर अमावस की रात को एक नौजवान खून और गोश्त इस शैतानी बला की तलब है, वो भी कभी ना ख़त्म होने वाली। पहले तुम्हारे ख़ानदान के बच्चे, फिर आसपास के, फिर उसके आगे। ये सिलसिला शुरू होता है कभी ना ख़त्म होने के लिए, और इसका शिकार सुनील हो गया है। ये खुद इसके बारे में बेखबर है। ये तो बस उस शैतान के हुक्म की पाबंदी करता है जो इसके वजूद में समा जाता है, और एक शरीर उसके लिए शिकार करता है 7 अमावस तक। फिर उस शैतानी बला का बोझ इस शरीर से भारी हो जाता है और वो इसे ख़त्म कर देती है। यानी सुनील ने अगर 7 नहीं, मेरा बच्चा। उसकी माँ रोने लगी। कुछ नहीं होगा बहू, हम अपने सुनील को कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो उठ गए। चलो और सुनील के कमरे में ले चलो। सुनील को उन्हें देखकर एक झटका सा लगा और वो कई कदम पीछे हट गया। क्यों सुनील, हम तुमसे मिलने आए हैं और तुम दूर भाग रहे हो? क्यों भाई? उन्होंने सुनील से नॉर्मल अंदाज में कहा। जी नहीं। सुनील से कोई जवाब ही नहीं बन पड़ रहा था। अच्छा चलो, ये लो, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। उन्होंने एक सुनहरा कलश सुनील की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए ये। सुनील 2 कदम और पीछे हट गया। उन्होंने मुस्कुराकर सुनील को देखा और कलश में हाथ डालकर पानी चुल्लू में लिया और उसको सुनील के गिर्द छिड़कने लगे। पूरा चक्कर लगाकर उसके गिर्द हिसार बना दिया। सुनील को लगा कि उसके चारों तरफ आग की तपिश हो रही है जो इसकी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा थी। सुनील, क्या हुआ बेटा? ये तो पवित्र जल है। मुझे नहीं बता, मेरा दम घुट रहा है, उसने गला पकड़ते हुए कहा। अच्छा ऐसा कर बेटा कि तू मुझे ये लॉकेट दे दे, मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। उन्होंने सुनील के गले में पड़े हुए लॉकेट की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। अच्छा। सुनील ने अपने लॉकेट की जानिब हाथ बढ़ाना चाहा, मगर उसके हाथ ने 1 इंच भी हरकत न की। फिर इसने दोबारा कोशिश की, मगर कुछ न हुआ। उसने फिर कोशिश की, मगर उसके हाथ ने हरकत न की। उसने बेबसी से तुलसीदास की तरफ देखा। वो चंद लम्हे मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते रहे और कदम सुनील की तरफ बढ़ाने लगे। उन्होंने अपनी मुट्ठी में मौजूद सिंदूर को सुनील के गले में पड़े काले डोरे पर छिड़का तो वो खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर गया। लॉकेट भी पवित्र जल के हिसार में था। सुनील बेटा, तुम बाहर आ जाओ, उन्होंने सुनील को हुक्म दिया। सुनील हिसार से बाहर कदम रखते ही बेहोश होकर गिर गया। सुनील के माता पिता आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने इशारे से मना कर दिया। फिर उन्होंने सुनहरा कलश हिसार के बाहर रखा और खुद आलती पालती मार कर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद करके फिजा में हाथ बुलंद किया और मुंह में कुछ पढ़ते हुए मुट्ठी बंद कर ली। फिर वो अपने हाथ नीचे ले आए और मुट्ठी में मौजूद चीज को इस लॉकेट पर छिड़क दिया। वो कोई मिट्टी थी और इसका लॉकेट पर गिरना था कि लॉकेट का रंग सुर्ख हो गया और इस पर बनी शक्ल जैसे सांस लेने लगी।
तुलसीदास ने वो कलश उठा लिया और हौले हौले इसको लॉकेट पर उंडेलना शुरू कर दिया। पवित्र जल का वो लॉकेट पर पड़ना था कि उसमें आग भड़क उठी और वो जलता रहा और जलकर राख हो गया। तुलसीदास ने पलटकर सुनील के माता पिता को देखा और उन्हें इन बातों को सुनील को बताने से मना कर दिया, क्योंकि सुनील को इस बारे में कोई इल्म न था, और फिर वो वापस चले गए।